Hello students, now I am going to start chapter 10 that is friction. ठीक है. In previous chapter that is force and pressure we have studied about types of forces and we studied that there are two types of force. Is the first one is contact force and the second one is non contact force. ठीक है. तो वहाँ हमने contact force में एक force पढ़ा था that is friction. तो चूंकि ये कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट फोर्स होने के नाते दो सरफेस जो फिजिकली कांटेक्ट में हो उनके बीच वर्क करेगा. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. आप अपने स्पोर्ट्स शूज को उठाइए और उसके सोल को देखिए. यू पुट योर स्पोर्ट्स शूज एंड वॉच द सोल. ठीक है. व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट there are grooves are found in the sole of your shoes. ग्रुप्स पाए जाएंगे. ठीक है. ग्रुप्स बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं? ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं कि ग्राउंड और आपके पैर के बीच के फ्रिक्शन को बढ़ा दे जिससे आप फिसल के गिरने से बच जाएं. ठीक है. ग्रुप्स प्रिवेंट यू टू स्लाइड डाउन ऑन द ग्राउंड. तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप जानते हैं कि उनको दौड़ना होता है फील्ड में और अगर ग्रुप्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उनके फिसलने का डर होता है. और ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं शूज में कि वो ग्रुप्स क्या करेंगे? आपके शूज और ग्राउंड के बीच के फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे जिससे आप स्लाइड नहीं करेंगे, फिसलेंगे नहीं, गिरने का डर नहीं रहेगा. ठीक है. तो एक चीज इस एग्जाम्पल से समझ में आ गई कि फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है और ऐसा कॉन्टेक्ट फोर्स जो मोशन को अपोज करता है. मोशन को अपोज करता है. ठीक है. कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव नहीं होने देगा बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट में जैसे आप साइकिल चला रहे हो, आप थोड़ी दूर पैडल मारते हुए जाओ, पैडल मारना बंद कर दो. ठीक. कुछ मीटर जाके आपकी साइकिल रुक जाएगी बिकॉज जो आपके टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा. ठीक है. उसी मोशन को ओवरकम करने के लिए पैडल्स लगाए जाते हैं. ठीक है. बाइक्स वगैरह में जो एक्सेलरेटर हम लेते हैं वो एक्सेलरेटर रोड और गाड़ी के टायर के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए लगाया जाता है. ठीक है. और एग्जांपल से अगर इसको हम समझें तो जैसे आप साइकिल चला के जा रहे हो, कहीं रोड पे मोड़ है, टर्न है, टर्न पे आप क्या करते हैं? साइकिल को झुका लेते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे भी क्या होता है? आपको वहाँ पे साइकिल और टायर के बीच फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा जिससे क्या होगा? आप इजीली वहाँ पे मूव कर पाएंगे. ठीक है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आप देख सकते हो. जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो आप देखते हैं कि मोशन करने के लिए फोर्स लगाना जरूरी होता है, नहीं तो फ्रिक्शन के इफेक्ट से क्या करेगा? फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करता है जिस वजह से धीरे धीरे मोशन को अपोज करते करते बॉडी को रेस्ट में ला देगा, मोशन को स्टॉप कर देगा. ठीक है. स्लिपरी रोड पे आप देखते हैं, स्लिपरी रोड पे बहुत संभल के चलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे पैर और जो ग्राउंड होता है या फिर रोड के बीच का फ्रिक्शन बहुत कम होता है जिससे सरकने का डर होता है. इसलिए आप पैरों को बहुत केयरफुली रखते हैं. ठीक है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ फ्रिक्शन देखने को मिलता है हमारे डेली लाइफ में. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब इस पर हम बात करते हैं. अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेज मोशन. ये तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, दैट इज फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. इट स्लोज थिंग्स डाउन और प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग. ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो कर देता है या उसके मोशन को स्टॉप कर देता है. ठीक है. इट स्लोज डाउन और प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग. किसी बॉडी को के मोशन को कम करके उसके मोशन को, उसके स्पीड को कम कर देता है या फिर उसको रोक देता है, मोशन को प्रिवेंट कर देता है. ठीक है. चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन. ये आप डेफिनेशन से ही जान चुके हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है. ठीक है. फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है यानी वो नहीं चाहेगा कि बॉडी मूव करे. इसलिए फ्रिक्शन आप जानते हैं कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है.
ठीक है। तो फिक्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने की वजह से हमेशा मोशन को अपोज करेगा। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इसको समझने के सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने हाथ के अपने हथेलियों को रगड़िए और थोड़ी देर बाद आप अपने गाल पे हाथ को अपने रखिए, ठीक है। यू विल फील वार्म। आप अपने हाथ आप अपनी चिक पे महसूस करेंगे कि हाथ रखते ही हीट अपना आपका हैंड गर्म है, जिसके वजह से, ठीक है, आप हीट प्रोड्यूस, आप वहाँ पे हीट फील करेंगे। यू फील योर चिक इज रन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप रब करते हैं, ठीक है, आपके दोनों हैंड के बीच जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। और जब आप अपने हाथों को गाल पे अपने रखते हैं तो वहाँ पे आपको गर्मी का आभास होता है। तो आप इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। या बहुत सारे एग्जांपल से दो ऑब्जेक्ट लीजिए या दो पत्थर का टुकड़ा लीजिए, आप रब करिए आपस में, आप थोड़ी देर बाद देखते हैं उसमें से चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप क्या देखते हैं कि जैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है, उनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बढ़ता है, और जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। या आप देख सकते हैं कि जब काफ़ी दूर आप साइकिल चला के आते हैं, आप अपने टायर्स को ऑब्जर्व करें तो आपको अपना टायर गर्म लगेगा। तो वो क्यों होता है, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है, इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से आपका टायर गर्म हो जाता है। तो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे पहला फैक्टर की अगर बात करें, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक। सरफेस ऑफ कांटेक्ट का नेचर कैसा है, जिस सरफेस पे दूसरा सरफेस दूसरी बॉडी मूव कर रही है, उस सरफेस का नेचर कैसा है। अगर सरफेस रफ है तो बॉडी आसानी से मूव नहीं कर पाएगी। जैसे आप रोड अच्छे कंडीशन में नहीं है, बहुत टूटा फूटा रोड है, आप उस पर साइकिल चला रहे हो तो आपको पैडल पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि स्मूथली आपकी साइकिल रन नहीं कर पाती है। उसका रीज़न कि आपके टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि रोड में इरेगुलरिटीज़ है। रोड में क्या है, इरेगुलरिटीज़ है। आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं या रोल करते हैं, तो आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखते हैं तो उसमें ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, ऐसे इरेगुलरिटीज देखेंगे आप। जैसे ही दूसरे सरफेस को आप इसके साथ ले जाएंगे, ठीक है, ये ग्रुप्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगे, ठीक है। दो सरफेस आप कांटेक्ट को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो आप देखेंगे कि टीनी हिल्स या ग्रुप्स वहां दिखाई देंगे। टीनी हिल्स और ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे, यानी ये सरफेस की इरेगुलरिटीज आपको दिखाई देगी दोनों सरफेस के बीच। जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के जो ग्रुप्स होते हैं वो मिल करके क्या करेंगे, इंटरलॉक कर देंगे इस रास्ते को, क्या करेंगे, इंटरलॉक कर देंगे, एक दूसरे को बांध देंगे पूरी तरह से, और बॉडी को मूव करने नहीं देंगे, बॉडी के मोशन को अपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। इस सरफेस इज फ्लैट स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे मोशन इजी होगा, वहाँ पे चलना आसान होगा, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना आसान होगा। अगर सरफेस रफ है तो वहाँ सरफेस और एक सरफेस का दूसरे सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है, जहाँ एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिससे एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस रफ है, सरफेस स्मूथ है, ठीक है, किस तरह का है। अगर सरफेस रफ होगा तो इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी, इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी तो दोनों सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगे और मोशन इजी नहीं रह जाएगा। मोशन करने में बॉडी को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सरफेस पे इरेगुलरिटीज है, आप कोई दूसरी बॉडी इसके ऊपर सरका रहे हैं, तो अब इरेगुलर सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया, अब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ ग्रुप्स बन रहे हैं, जो टाइनी हिल्स बन रही हैं, फोर्स लगाने से वो टूट जाएंगे, इनके बीच का इंटरलॉकिंग खत्म हो जाएगा और बॉडी इजीली मूव कर पाएगी। ठीक है। नाउ द सेकेंड फैक्टर दैट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट। दोनों बॉडी का मास, जो कांटेक्ट में दोनों बॉडीज हैं उनके मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रिक्स एक ईंट लीजिए और फर्श पे उसको सरकाइए, हाथ से धक्का देके। आप जब उसको सरकाते हैं तो आप देखते हैं कि एक सिंगल ईंट आसानी से स्लाइड कर जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक और ईंट आपने रख दिया। अब सरकाना चाहें तो आपको लगेगा कि इसको स्लाइड करने में आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि सरफेस ऑफ कांटेक्ट सेम है। तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट सेम रहते हुए भी दो ब्रिक्स रखने पे क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, और जब मास इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स देन दैट इन केस ऑफ अ सिंगल ब्रिक। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होने से सरफेस ऑफ कांटेक्ट अगर सेम भी है तो होगा क्या कि मास इंक्रीज होने से फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और बॉडी को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, बॉडी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो हम देखेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।